ह्यूमन ब्रेन स्पेशली इसका फ्रंटल कॉर्टेक्स फुली डेवलप नहीं होता 25 साल की उम्र तक। मतलब अडल्टहुड सच में स्टार्ट होता है ना 18 पे ना 21 पे, बल्कि 25 साल की उम्र में। और जो हम इस वीडियो में करेंगे वो ये है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स की एनाटॉमी समझने की कोशिश करेंगे, उसके वेरियस फंक्शन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ह्यूमंस इतने ज्यादा स्लो क्यों होता है डेवलप होने में, और जानेंगे कि सर पर चोट कितनी घातक हो सकती है। पहले तो ब्रेन के अंदर का फ्रंटल कॉर्टेक्स एग्जैक्टली कहाँ है। जो मेरे सामने है वो एक ह्यूमन ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर है। अब यहाँ काफी सारी स्ट्रक्चर विजिबल हैं, बट जो चीज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी वो ये हाईली कॉइल्ड सरफेस है, और ये ब्रेन का कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स का मतलब होता है पेड़ का तना, वो भी ग्रीक भाषा में, और ये पेड़ की एक तरीके से बाहरी परत होती है जिसे आप छिलका भी कह सकते हैं। और जो ये उठे उठे इलाके हैं इनको हम गायरी कहते हैं, वैसे मैंने पहाड़ भी कह देता हूँ कभी कभी। और इन्हीं पहाड़ों के बीच में आप ये कुछ नहर नदियां देख पा रहे होंगे वीडियो लोग, और सच बताऊं तो इसका नाम बड़ा ही अजीब है, बट इसको कहते हैं सल्काय। और वहीं बात करें इसके डिजाइन की तो ये इसलिए है ताकि ज्यादा सरफेस एरिया एक कॉम्पैक्ट स्पेस में आ जाए। बॉडी ऐसे ट्रिक्स फ्रीक्वेंटली करती है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कुछ सिमिलर देखने को मिलेगा। आमतौर पर एक ह्यूमन ब्रेन का सरफेस एरिया 2 स्क्वायर फीट के अराउंड होता है, जो पूरी तरह से फोल्ड हो जाता है हमारे खोपड़ी के अंदर। अगर हम ब्रेन को इस साइड पे देखें तो एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगा इन एरियाज के बीच में। ये ग्रे एरिया जो पूरा राउंड है ना, इसको ग्रे मैटर बोलते हैं भाइयों। और यहाँ ना न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ साइनैप्स करते हैं, मतलब बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जैसे तुम और मैं कर रहे हैं अभी। और वाइट एरिया को वाइट मैटर बोलते हैं, और ये वाइट मैटर स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है जिनको ग्लियल सेल कहते हैं। ये न्यूरॉन के टेल्स को रैप करते हैं, इम्पल्स को स्पीड अप करते हैं और कॉमनली यूज्ड पाथवे को दोबारा चालू करते हैं। अब अगर हम ब्रेन को ऊपर से देखें तो एक लंबी सी तुम्हें ये नदी दिख रही होगी, जैसा कि मैंने बताया था, याद करो। ये सल्कस जो दिखेगी ये नीचे तक डिसेंड करती है, इसको हम सेंट्रल सल्कस बोलते हैं। और ये फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब को अलग अलग कर देती है, जो कि हम ऊपर से देख पा रहे हैं। और वहीं जब हम साइड में एक सल्कस को देखते हैं जो कि लेटरल सल्कस कहलाती है, ये फ्रंटल लोब और हमारे टेम्पोरल लोब को अलग अलग करती है, जो कि हम साइड से देख पा रहे हैं। और ये सारा का सारा एरिया जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ग्रे और व्हाइट मैटर जो नीचे का है, इसको मिला के भी बनता है हमारा फ्रंटल लोब। और वहीं फ्रंटल कॉर्टेक्स सिर्फ ग्रे मैटर है जो फ्रंटल लोब के ऊपर बस पड़ा हुआ है। ये वो एरिया जिस पर आज हम बात करेंगे। फ्रंटल कॉर्टेक्स काफी सारे डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जैसे कि मोटर कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, जैसे प्लानिंग करना, किसी से ग्रेटिफिकेशन को डिले करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी फोकस करना पड़ोसी की भाभी पर। लेकिन पूरा फ्रंटल कॉर्टेक्स एक साथ ये सब नहीं कर पाता है। इसके छोटे छोटे सब रीजन्स होते हैं जो अपने अपने पार्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साथ ही ये एरियाज एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड भी नहीं होते हैं। जैसे आपको कहीं पर कोई साइन नहीं मिलेगा यू आर एंटरिंग द डोर्सल लैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सिंपली नहीं होता ये सब। इसलिए इस वीडियो में मैं एक्सट्रीमली स्पेसिफिक नहीं होने वाला हूँ। मैं बस जनरली एक्सेप्टेड एरियाज और उनके ओवरऑल फंक्शंस के बारे में बात करूंगा, और फ्यूचर वीडियोस में हम ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स जैसे ब्रॉडबैंड एरियाज कवर करेंगे। फिलहाल एक ओवरऑल आइडिया देने की कोशिश है कि ये एरियाज क्या काम करते हैं। अब काफी मामूल लोग पूछते हैं कि हम कैसे जानते हैं कि ब्रेन के किसी स्पेसिफिक एरिया का कौन सा बिहेवियर या एक्शन है। इसका जवाब है एक कॉम्बिनेशन जो कि न्यूरल इमेजिंग, एनिमल स्टडीज और साइकोलॉजिकल स्टडीज का है। और माँ कसम हम देखते हैं कि कौन से एरिया में ब्लड फ्लो और मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है जब कोई फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी हो रही है। और अगर किसी का खोपड़ा फूटता है, यानी कि ब्रेन को एक ट्रॉमा पहुंचता है या कुछ रीजन ही शट डाउन हो जाता है, तो हम उसके फंक्शंस को मिलाते हैं उसके एक्सीडेंट होने से पहले के और बाद के कंपैरिजन लेकर। लेकिन अभी भी काफी काम करना बाकी है। चलिए शुरू करते हैं इस रीजन से जिसको मोटर कॉर्टेक्स कहते हैं। मोटर कॉर्टेक्स के अंदर काफी सब रीजन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है जो कि देख ही पा रहे होंगे आप, और ये प्री मोटर कॉर्टेक्स है जो इस एरिया में होता है, और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया जो कि यहाँ पर होता है। हमारे पर्पस के लिए यानी कि मकसद के लिए हम इन सब को मिलाकर मोटर कॉर्टेक्स बोलेंगे।
और इसका रीजन ये है कि कुछ एरियाज जैसे सप्लीमेंट्री मोटर एरिया और प्री मोटर कॉर्टेक्स अभी भी पूरी तरीके से समझे नहीं गए हैं और इनका सिग्निफिकेंट फंक्शनल ओवरलैप होता रहता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के साथ। तो अभी के लिए इसको बस मोटर कॉर्टेक्स मानेंगे और यहीं से आपके स्केलेटल मसल्स का मोटर कंट्रोल का ओरिजिन होता है। आपने शायद ये डिस्टॉर्टेड इमेज देखी होगी जिसको बॉडी मैप कहते हैं या होमनकुलस, और ये दिखाता है कि बॉडी का कौन सा पार्ट ब्रेन का कितना हिस्सा अपने अंडर रखता है। जैसे हैंड और एल्बो का एग्जांपल ले, हैंड काफी ज्यादा हिस्सा अपने अंडर रखता है क्योंकि इसमें ज्यादा डेक्सटेरिटी और मूवमेंट होती है, लेकिन एल्बो का एरिया ब्रेन में काफी कम होता है क्योंकि ये सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही कर रहा होता है। और जितना ज्यादा बारीकी से कोई हिस्सा काम करेगा उतना ज्यादा उसका एरिया ब्रेन में होगा। अब जो एरिया यहाँ मोटर कॉर्टेक्स के सामने है उसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और मुझे माफ करना, ये एरिया थोड़ा सा रफ हो गया है क्योंकि किसी ने इसको डैमेज कर दिया था, लेकिन मेरी नजरों में ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन के सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट में से एक है। ये सबसे रीसेंट एवोल्यूशन वाला पार्ट है, सबसे स्लो डेवलप होने वाला है और ह्यूमन बींग्स में ये काफी जाइगेंटिक है। चलिए इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के एरिया को समझते हैं जो एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। अब कई सारी स्टडीज हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों पर की गई हैं और ये एरिया लगता है विकेरियस एक्सपीरियंस या जो लोग समझते हैं कि एम्पैथी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक और स्टडी में पार्टिसिपेंट्स को fMRI के जरिए पेन स्टिमुलस दिया गया और उनका एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया। लेकिन उसी स्टडी में जब पार्टिसिपेंट्स ने अपने पार्टनर को देखा जो वही पेन एक्सपीरियंस कर रहे थे जैसा उन्हें दिया गया था, तब उनका रिस्पॉन्स काफी शॉकिंग था क्योंकि फिर से उनका एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो गया। जो और भी फैसिनेटिंग है वो ये है कि एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स तब भी एक्टिवेट हो जाता था जब इंडिविजुअल विकैरियस रिवॉर्ड्स को एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि जब कोई और उनका जो रिवॉर्ड है वो महसूस कर रहा हो। अब यहाँ हमारे पास डोर्सल मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है और हाँ, ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एरिया वो है जहाँ पर समझ आता है कि दूसरी लोगों के पास थॉट्स, डिजायर्स, इंटेंशंस और बिलीव्स क्यों होते हैं, और इसी को थ्योरी ऑफ माइंड भी कहा जाता है। और ये तब तक डेवलप नहीं होता जब तक कोई 4 से 5 साल तक का नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि 3 साल का बच्चा ये नहीं समझता कि दूसरे लोगों के पास उनके अपने थॉट्स होते हैं। वो अज्यूम करता है कि जो उन्हें पता है सबको वही पता है। फिर हमारे पास वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो इस तरह से रैप होता है और वापस आ जाता है। तो ये पूरा एरिया वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का हिस्सा है। ये रीजन आपके इमोशंस को रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होता है, ऐसे दोस्तों को चूज करने में जो आपके लिए अच्छे हैं और इमोशनल डिसीजन मेकिंग में। ये एक पुरानी ब्रेन स्ट्रक्चर जो एमिगडाला के नाम से जानी जाती है उसके साथ काम करता है। एमिगडाला आपके लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। अब एमिगडाला नेगेटिव इमोशंस को प्रोसेस करता है। अगर कुछ बुरा होता है तो आपके एमिगडाला के रिस्पॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं ये काफी हद तक वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे डिपेंड करता है। और इस एरिया के ट्रॉमा से रिलेटेड काफी फैसिनेटिंग स्टडीज भी हुई हैं। सबसे फेमस है फिनियस गेज की स्टडी जो कि हम अभी देखेंगे। वो एक रेल रोड वर्कर थे जिनका एक्सप्लोजन में हेड काफी ज्यादा डैमेज हुआ था और उसका हाफ फ्रंटल लोब डिस्ट्रॉय हो गया था। इस केस में कई इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसके बिहेवियर में काफी चेंज आ गया था पहले के कंपैरिजन में। अब ये सब थोड़ा डिबेट का सब्जेक्ट है, हम पूरी तरह से श्योर नहीं है कि कितना सच है और कितना एग्जैजरेटेड हो गया है वक्त के साथ, लेकिन जो कहानी है उसके हिसाब से एक्सीडेंट से पहले वो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद डिस्टर्बिंग और इम्पल्सिव हो गया था बहुत ही ज्यादा, और फिर उसने लोगों पर हमला भी किया। अब बेशक ये वेरीफाई नहीं हो सकता क्योंकि इतना टाइम गुजर गया है, लेकिन ये लगता है कि उसके इमोशनल रिस्पॉन्स एमिगडाला से आ रहे थे क्योंकि उसका वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था उस समय तक। और यहाँ पे हमारे पास वेंट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि ये एरिया क्या करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किसी अनएक्सपेक्टेड चीज के मोटर रिस्पॉन्स को रोकने में मदद करता है। और आसान भाषा में समझाऊं तो मान लो आप पार्क में जॉग कर रहे हो और जब आप एक कॉर्नर के पास जा रहे होते हो तो अचानक से एक बाइक निकलती है और आप उससे बचने के लिए जंप करते हो। पहले आप अपने रिदम में थे और अचानक से सडनली आपके प्लान्स में आपको चेंज करना पड़ता है। और ये सारी प्लानिंग आखिर कौन कर रहा है? एक्चुअली ये सब वेंट्रोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के थ्रू प्रोसेस किया जाता है।
आखिरी एरिया जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है डोर्सल लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और जब हम कहते हैं कि ब्रेन 25 तक फुल्ली डेवलप नहीं होता तो हम स्पेसिफिकली इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ से आपका रैशनल पार्ट आता है। लोग इसे स्टार ट्रैक के वल्कन पार्ट की तरह डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन थोड़ा सोचिए, अगर 25 साल लगते हैं आपकी रैशनैलिटी को मैच्योर होने में तो ये काफी कुछ एक्सप्लेन करता है। जैसे कि सबसे पहले तो ये बताता है कि बच्चों और एडोलेसेंट का डिफरेंस। और उदाहरण के लिए जैसे डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको ग्रेटिफिकेशन पोस्टपोन करने की एबिलिटी देता है। इसका मतलब यह है कि आप शॉर्ट टर्म में एक छोटा रिवॉर्ड सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं ताकि लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा रिवॉर्ड मिल सके। अब ये नहीं है कि जब आप 25 के हो जाते हैं तो कोई स्विच फ्लिप हो जाता है। कुछ लोग जो 40s और 50s और 60s में होते हैं उन्हें अभी भी ग्रेटिफिकेशन डिले करने में दिक्कत आती है, लेकिन वो आपके एवरेज 5 साल के बच्चे से तो बेहतर ही होते हैं। और जैसे जैसे आप एज करते हैं आपकी एबिलिटी डिले ग्रेटिफिकेशन के लिए इम्प्रूव हो जाती है। और सही बताऊं तो इससे बिल्कुल समझ में आता है कि टीनेजर्स अपने सेविंग्स अकाउंट को बिल्ड करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड क्यों नहीं होते हैं। और इसका सही रीजन यह है क्योंकि उनके पास अभी तक वो साइनैप्स ही नहीं जो इस बिहेवियर को समझ सके। इसका एक इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि यंगर लोग ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। अब हाँ, कुछ रिस्क काफी फालतू वाले भी होते हैं, जैसे कि छत से कूदकर शक्तिमान बनने की कोशिश कभी अच्छा आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर वो आपके एवरेज अडल्ट से ज्यादा विलिंग है रिस्क लेने के लिए तो ये उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज भी खोल सकता है। और इन रिस्क को फिजिकल होने की कोई जरूरत नहीं है, ये करियर या सोशल परसेप्शन से रिलेटेड रिस्क हो सकते हैं। और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो 25 से कम एज वाले लोगों ने सोसाइटी में सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन दिए हैं, चाहे वो साइंटिफिक एडवांसमेंट हो या फिर सोशल चेंज हो या फिर आर्ट्स हो। और जब आपके पास एक्सपीरियंस कम होता है तो बाउंड्रीज को पुश करना काफी आसान होता है। और ऐसे में जब आप कोई रिस्क लेते हैं तो हो सकता है ये काम ना करे, लेकिन अगर वो काम कर जाता है तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर आप उस रिस्क को एक रिस्क के रूप में नहीं देखते हैं और ऐसे फ्यूचर में और रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि और अपॉर्चुनिटी आ सके। अब ये समझना काफी जरूरी है कि 25 तक हमारा ब्रेन फुल्ली डेवलप क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग एक सोशल क्रीचर हैं और सोशल इंटरेक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम ह्यूमंस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेन चाहिए होता है जो हमारी सोशलाइजिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को बड़ी ही आसानी से समझ सके। अब लेट मी बी वेरी क्लियर, ये नहीं है कि हर एरिया सिर्फ एक स्पेसिफिक एक्शन या बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारे एरियाज मिलके काम करते हैं ताकि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकें। लेकिन कभी कभी आपको ज्यादा रैशनल होना पड़ता है और कभी कभी आपको ज्यादा इमोशनल होना पड़ता है। और ऐसे में आप देखते हैं कि एक एरिया में ज्यादा मेटाबॉलिज्म, ब्लड फ्लो और एक्टिविटी होती है दूसरे के कंपैरिजन में। और ये सोचकर ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि हमने अभी तक ब्रेन के बारे में कितना कम जाना है, उसके फंक्शंस के बारे में। और बहुत सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है, लेकिन आने वाली वीडियोस में जरूर करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम विजियो के साथ काम करना चालू कर चुके हैं, जो कि एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप जॉनथन और मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ इंग्लिश में आएंगे क्योंकि हर जगह ये हिंदी वॉइस आर्टिस्ट कैसे पहुंचेगा। लेकिन ये काफी कूल है और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा तुम्हें, और जितने भी आंसर्स होंगे वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगे। तुम मेरी मर्चेंडाइज लेना चाहते हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अपने सपोर्ट को बनाए रखना। बाय बाय दोस्तों।